सो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट, जिसमें कि क्या होगा ना कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता करेंगे कि उसमें जीरोस होता है और उसको ग्राफ के थ्रू कैसे ज्योमेट्रिकल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कल तो हमने देखा कि लीनियर में तो क्या दिक्कत है, लीनियर में तो आसानी से कल हमने देख लिया। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, लीनियर में कोई इक्वेशन ले लिया पी ऑफ एक्स, जिसमें क्या होगा, मान लेते हैं 2x+3 है, तो पी ऑफ एक्स को अगर मैंने जीरो रख दिया, पोलिनोमियल ऑफ एक्स होता है इसका मतलब, पोलिनोमियल ऑफ एक्स जिसमें जीरो रख दिया, तो 2x+3 इक्वल टू जीरो रख दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाता था, x का वैल्यू आ जाता था हमारे पास -3/2। ये जीरो जिसको रखा है ना, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स ही वाई है बच्चों, पी ऑफ एक्स को ही वाई मान लिया, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दिया है ना, ये जीरो है तो वाई ऑफ जीरो ही तो है, तो वाई जीरो रखा तो कितना आया, एक्स आया -3/2। तो ग्राफ के थ्रू हमने कल देखा था कि जीरो और -3/2 यहाँ आता है, -3/2 यहाँ आता है और जीरो यहीं आता है ऐसे, और एक पॉइंट यहाँ पे कोई आया था, उस दोनों को मिला देते हैं तो एक लाइन बन जाता है, यही लाइन होता है आपका 2x+3। ये छोटा सा रिकैप मैंने दिया, इस तरीके से लाइन बन जाता है स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन का, जिसमें कि एक सॉल्यूशन आता है, एक्स का वैल्यू एक आता है जब वाई जीरो होता है। आ रहे समझ में बच्चों, एक्स का वैल्यू वन, मतलब एक ही कोई वैल्यू, वन आंसर नहीं आ रहा है, एक वैल्यू आता है जब वाई जीरो होता है, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल का जीरो या फिर सॉल्यूशन बोला जाए, तो उसका मतलब होता है कि हम इसमें y का वैल्यू जीरो रख रहे हैं, तो हमारे पास x का वैल्यू आ रहा है। अरे समझ में, जैसे कि ये p ऑफ x था, इसमें अगर मैंने y का वैल्यू जीरो रख दिया, मतलब कि p ऑफ x को मैंने जीरो रख दिया, तो x का जो वैल्यू आया ना बच्चों, वही हो गया जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल। याद रखिएगा बच्चों, जीरोस निकालना है तो y का वैल्यू जीरो रख दीजिए, x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, वही जीरोस हो गया। क्लियर होगा आई थिंक, आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो लीनियर में आसान था बच्चों, बट क्वाड्रेटिक में देखते हैं। क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, ठीक है। तो ये हम किस में देख रहे हैं बच्चों, ये हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, मैंने पीछे बताया था बच्चों, तो उसी तरीका से यहाँ पे भी देखते हैं। वो क्या है कि y अगर मैंने यहाँ पे y का वैल्यू ले लिया x² -3 -4, ये मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया, ठीक है। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, ये लिखा हुआ ऑलरेडी है, एनसीईआरटी से मैं लाया हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये मैं y ले लिया, मतलब p ऑफ x मैंने ले लिया इस इक्वेशन को। तो इसमें अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा ना, -2 रखूंगा, देखो -2 का स्क्वायर 4, +6 10 में से 4 गया 6, तो वैसे ही एक्स का वैल्यू इसमें -2 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर जीरो रखेंगे। देखिए जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो -4 बचा, -4 हो गया। तो एक्स का वैल्यू जो जो यहाँ पे सब रखते गए, यहाँ वाई का वैल्यू आता गया। तो ये सब सारा वैल्यू जब हमने निकाला और इसको हमने जब ग्राफ पे लाया, जैसे ये मैंने ग्राफ बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और ये सब 1 2 3 लिख दिया, -1 2 3, तो ये सारा पॉइंट जो -2,6 -1,0 0,-4, ये सारा पॉइंट को जब हमने मिलाया ना बच्चों, ये सारा पॉइंट जो हमने मिलाया, तो ये मिलाने से पता है एक ऐसा कर्व आया, ऐसा कर्व नहीं आया, ऐसा करके ऐसे कर्व नहीं आया, ये कर्व ऐसा आया, एकदम ऐसा। तो हमें पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है, हमें पता चल गया। तो पता चल गया तो हम आपको इसके बारे में और कुछ बता देते हैं। बेसिकली हम पॉइंट्स को निकाल निकाल कर ग्राफ ड्रॉ करते गए, तो हमारा ऐसा ग्राफ बनता गया। तो इससे हमें पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही होता है। देखिए ये था y इक्वल टू x² -3x -4, तो हमें जीरोस निकालना है। जीरोस क्या होगा, तो जीरोस निकालने के लिए मैं एक फार्मूला बताया, क्या फार्मूला तो नहीं था, बस ऐसे ही, जब y का वैल्यू हमने जीरो रख देंगे ना, तो हमारे पास अपने आप आ जाएगा x का वैल्यूज, मतलब कि x² -3x -4 इक्वल टू जीरो। तो इससे दो आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा वैल्यू, कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। x² -4x +x -4 इक्वल टू 0, और x इंटू x -4 प्लस 1 इंटू x -4,
इक्वल टू 0। देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा 4 और एक आएगा -1। जब y का वैल्यू 0 होगा, मतलब कि x कॉमा वाई क्या आएगा बच्चों, एक आएगा 4,0 और एक आएगा -1,0। ये दो पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, y 0 रखा है मतलब y तो 0 ही होगा, तो y 0 रखा तो हमारे पास x का दो वैल्यू आया, एक आया 4, एक आया -1। तो एक 4 आया, एक -1 आया। देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा, एक 4 आया यहाँ पे, है ना बच्चों, ये 4 ही तो है, और एक यहाँ पे -1 आया। देखिए है ना बच्चों, सिंपल है। सॉल्यूशन मतलब निकालना है, और आपको यहाँ पे अगर पता नहीं चल रहा हो कि हमने कैसे कैसे कर दिया, तो मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसे सिंपल बता देता हूँ, -3x है ना, तो -4x + x, तो -3x आ जाएगा। तो उस तरीका से जब हमने सॉल्व किया तो ये आया। आगे मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं, समझ में आ जाएगा। बस बेसिकली ये बताना था कि दो सॉल्यूशन आया, ये दोनों यहीं पे था, y को 0 रखना रहता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आसान है। और आगे क्या था, अच्छा आगे देखिए मैं बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम आगे देख लेते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम आगे अगर देखें तो आगे क्या होता था। देखिए मैंने दो ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिए हैं, उसमें मैं क्या बताने वाला हूँ। पहला केस है, केस नंबर 1 है, जब जैसे जो पी ऑफ एक्स इसमें ले रहे हैं ना बच्चों, वो किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में है कि ax² + bx + c, इसी फॉर्म में तो होता है, मैंने पीछे भी बताया था। और जहाँ पे हमें पता है कि a 0 नहीं हो सकता है, जब a 0 ही हो जाएगा भाई तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता है, ये तो कॉमन सी बात है ना बच्चों। अगर a 0 हो जाए, a वैल्यू 0 हो जाए तो ये हट जाएगा, तो ये bx + c हो जाएगा। तो भाई मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक होने के लिए x² का तो टर्म आना चाहिए ना, x के पावर में 2 आना चाहिए। इसका मतलब a 0 हो ही नहीं सकता। और ये बातें याद रखना है, ठीक है। ओके, क्लियर होगा आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पे अगर a का वैल्यू पॉजिटिव हो, a का वैल्यू पॉजिटिव हो, ये a जो है ना 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन a अगर पॉजिटिव हो और अगर a अगर नेगेटिव हो, ये दो केस होता है, तो उन दोनों में क्या होगा। और इसमें देखना है ना कि इसमें रूट्स आ रहा है, रूट्स मतलब होता है 0। देखिए मैं फिर से अलग अलग शब्द उपयोग कर रहा हूँ, जीरोस हो गया, रूट्स हो गया और सॉल्यूशंस हो गया बच्चों। ये सारा सेम बात है ना, ये सारा सेम बात है बच्चों, ये ध्यान रखना है। कुछ भी इनमें से बोलूं तो वो सेम ही बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, जब एक बार देख लेते हैं, जब ए पॉजिटिव हो और एक बार ए नेगेटिव हो, तो जब इनका रूट्स हो ना, इस इक्वेशन का रूट्स जब आ रहा हो, 2 रूट्स आ रहा हो देखिए मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है, दोनों आ रहा है, तो इसमें ग्राफ में कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो ये तो पता है आपको बच्चों ना कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा, पीछे हमने बनाया ना बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही बनता है। देखिए एक और ऐसे बना देता हूँ, देखिए ठीक है, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ बनाया है, ठीक है। और ये बात मैं बता देता हूँ कि जब ए पॉजिटिव होता है तो ये ऊपर की तरफ मुंह खुल जाता है, मुंह ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाता है, ए पॉजिटिव है तो। और ए नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ हो जाता है, ऐसे। कैसे बताऊँ आपको, देखिए ऐसे, मतलब नीचे की तरफ, ये ऐसे है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, नीचे की तरफ कर दीजिए, तो नीचे की तरफ हो जाता है, तो ए नेगेटिव हो जाता है, ए नेगेटिव हो जाता है, समझे। और इसमें ए पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। और अल्फा बीटा जो 2 रूट्स आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 2 रूट्स आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब सॉल्यूशन आ रहे हो, मतलब सॉल्यूशन है, अल्फा बीटा आर रूट्स, जब 2 सॉल्यूशन आ रहे हो, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ कि ए जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ए यहाँ पे जब नेगेटिव होगा, और 2 रूट्स आ रहे हो। देखो रूट्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे y 0 हो रहा हो, तो यहाँ इस x एक्सिस पे तो y 0 ही होता है ना। ये देखिए 2 रूट्स आ रहा है, यहाँ भी 2 रूट्स आया, यहाँ पे, यहाँ पे ये मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, ये भी अल्फा, ये बीटा, ठीक है बच्चों। ऐसा मान लिया ये दोनों रूट्स आ रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा तो नेगेटिव है, देखिए माइनस एक्स एक्सिस में है, माइनस एक्स एक्सिस में, तो अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है। यहाँ पे अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। बस ऐसे ही देखना होता है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। बस यही सिंपल से चीज़ें बताना था बच्चों आपको। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और देख लेते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं बच्चों। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब अल्फा एंड बीटा सेम हो जाए, अल्फा एंड बीटा सेम हो जाए। अल्फा बीटा सेम कैसे होगा बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 ही तो होगा, 0 के अलावा और कुछ हो सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सॉल्यूशन एक ही आ रहा है 0। ऐसा भी केस होता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब अल्फा बीटा सेम हो गया। अल्फा और बीटा अलग अलग आ रहा था, कहीं पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन अल्फा बीटा जब सेम हो जाए, यही अल्फा यही बीटा, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा ना बच्चों। मान लेते वो ऐसा ग्राफ बनेगा, टच करेगा, टच करेगा, देखिए ऐसे करके बस टच करेगा। चलिए आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे ए तो पॉजिटिव ही है, ये तो यहाँ पे नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गया बच्चों, अल्फा बीटा सेम हो गया, जो कि 0 था। इस केस में 0 आ रहा है क्योंकि एग्जाम्पल लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी अल्फा और बीटा सेम हो गया। जब अल्फा और बीटा मतलब दोनों सॉल्यूशंस सेम हो जाते हैं तो वहीं पे आ जाते हैं, है ना, वहीं पे आ जाते हैं, सिंपल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले आ रहा था ऐसा क्योंकि दो अल्फा यहाँ आ रहा था, बीटा यहाँ, अलग अलग आ रहा था सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम हो गया, अल्फा और बीटा सेम हो गया, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, इसका मतलब ये हो गया। ओके बच्चों, क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये सब बस मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। ओके, अब थर्ड केस देख लेते हैं, केस नंबर 3। इसमें क्या होना कि रूट्स ही नहीं है, नो रूट्स, नो रूट्स आर फाउंड, मतलब कोई रूट्स ही नहीं आ रहा बच्चों। नो अल्फा बीटा, नो अल्फा एंड बीटा आर फाउंड, मतलब अल्फा भी नहीं आ रहा है, बीटा भी नहीं आ रहा है, तब कैसा सॉल्यूशन होगा, तब देखिए ऐसा होगा, ये कहीं ऐसे निकल जाएगा, ये कहीं ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे तो पता है ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, कहीं कहीं पे ऐसा भी केस होता है कि अल्फा और बीटा सॉल्यूशन ही नहीं है। जैसे में एग्जांपल मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने पी ऑफ एक्स क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही पी ऑफ एक्स को मैंने जब 0 कर दिया, तो ये बताइए इसका कोई रूट्स आएगा, एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी -1 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो इसमें कोई रूट्स ही नहीं आएगा बच्चों, नो रूट्स, नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं आएगा। तो वही देखिए, ये कभी भी, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है या टच भी नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, इस एक्स एक्सिस को ये कभी नहीं टच या कट करेगा, क्योंकि यहीं से निकल गया ना, तो ये टच या कट कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। नो अल्फा बीटा, यहां भी नोट अल्फा बीटा। जब ग्राफ को कहीं कट करे एक्स एक्सिस को तभी ना सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, और वाई 0 हो ही नहीं रहा है, देखिए वाई 0 ले लिया लेकिन एक्स आ ही नहीं रहा है, एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है, तो कैसे टच कर दे, नहीं करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, है ना। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर करते हैं ना, -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाता है, -2 का भी करेंगे तो 4 आ जाता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं आता है आंसर, क्योंकि स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। आसान है बच्चों, बस 3 केस बता दिया, तीनों को आराम से देख लेना है, एक बार जब 2 बार कट करे, एक बार टच करे, एक बार टच ही नहीं करे, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब थर्ड आ जाते हैं, क्यूबिक आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों,
एक्स के पावर 3 होता है, इसमें एक्स की पावर 3 होता है, समझ रहे हैं। मतलब कि अगर पॉलिनोमियल यहाँ पे मैं लिखूं तो ऐसा होता है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा होता है बच्चों। अरे समझ में, ऐसा होता है। देखिए यहाँ भी वैसे उसी फॉर्मेट में है, भले ही देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स क्यूब तो है, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है तभी तो ठीक है, और एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो बी का वैल्यू 0 हो गया होगा, बी 0 हो गया होगा तो ये टर्म ही नहीं आएगा। सी एक्स मतलब सी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू -4, और डी है ही नहीं, तो डी नहीं है तो डी का वैल्यू 0 हो गया होगा, डी इक्वल टू 0 हो गया होगा, तो ये आया ही नहीं और ये आया ही नहीं। सिंपल, इस तरीका से होता है। तो ये कोई मैंने इक्वेशन ले लिया, और जब x का वैल्यू -2 रखा ना, तो -2 का क्यूब 8 -8, और ये हो गया +8, तो -8 +8 कट गया तो 0 आ गया। फिर -1 रखा तो 3 आया, फिर 0 रखा तो 0 आया। ठीक है, तो ऐसे ही x का वैल्यू रखता गया, y का वैल्यू आता गया। ठीक है, ये सब आता गया, और तो ये -2, 0, -1, 3, इस सबको मैंने ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इन सबको मैं जब मिला दिया ना बच्चों, इन सबको जब मैं मिला दिया ऐसे करके, तो एक ग्राफ बन गया। और ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ग्राफ बनेगा क्यूबिक इक्वेशन का, तो एक्स एक्सिस को 3 बारी कट तो करेगा ही बच्चों, 3 बारी कट तो करेगा ही। जनरली बता रहा हूं, कहीं पे टच भी करता है तो कट तो करेगा ही 3 बारी। तो 3 बारी कट करने के लिए देखिए, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब देख रहे हैं, इसका 3 सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे लिख देते हैं बच्चों, ऐसे लिख देते हैं। देखिए पी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स का क्यूब -4x, तो पी ऑफ एक्स को ही y बोलते हैं, पी ऑफ एक्स को ही y बोल देते हैं। तो y का वैल्यू जब हम 0 रख देंगे ना, तब हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का क्यूब -4x इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 है बच्चों, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 2 इंटू एक्स प्लस 2, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, तो यहाँ से x का सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा, या तो x का वैल्यू 0 हो जाए, या तो x - 2 का वैल्यू 0 हो जाए, या तो x प्लस 2 का वैल्यू 0 हो जाए। तो x का 0 तो होएगा ही, x - 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x - 2 है तो x का वैल्यू यहाँ पे -2 आ जाएगा, इधर जाएगा ना तो -2 आ जाएगा। तो यही हमारा 3 सॉल्यूशन आएगा, 1 2 3। देखिए इस सम केस में तो y का वैल्यू 0 ही है बच्चों, y का वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन x 0 आ रहा है, 0,0 हो जाएगा ये वाली, फिर 2,0 हो जाएगा ये वाली, और फिर -2,0 ये वाली। तो ये 3 आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया गया है। तो आसान है, कुछ इसमें भारी है नहीं, ग्राफ ड्रॉ करना है और इसको सॉल्यूशन के लिए 0 कर देना है, तो आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पता होगा कि ए तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ए ही 0 हो जाएगा तो क्यूबिक बनेगा ही नहीं। अगर ए ही 0 हो गया, ए ही 0 हो गया तो ये टर्म ही हट जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक बनेगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। फिर सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन याद रखना है। ठीक है बच्चों, ओके। एक क्वेश्चन भी है, मतलब एक कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या है ये देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस इन ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज प्रीसियसली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। वही बोल रहा है कि जो ग्राफ बनता है वो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना, तो वहीं पे उसका सॉल्यूशन आता है, जीरोस आता है, समझे, वही जो मैंने बताया। ठीक है, तो क्या है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए बताइए, क्वाड्रेटिक का मैंने बताया ना अभी, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तो नहीं बताया क्योंकि इसमें 3 सॉल्यूशन आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 3 सॉल्यूशन तो क्यूबिक में आता था ना बच्चों। तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, आसान है, आई थिंक आप क्लियर हो सकते हैं इससे।
जो जो मैंने बताए बातें वो बस याद रखना है, सिंपल है बाकी चीज़ें, ठीक है।